नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हिस्ट्री लवर जितने भी लोग हैं उन सबों को मेरे तरफ से नमस्ते, नमस्कार, सलाम, वालेकुम सलाम, जो भी ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं आज से 550 एडी की और गुप्त काल के अंत का। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है जो आप देख लें कि रत्नागिरी जो एक नाटक है, संस्कृत नाटक है, उसका जो रचनाकार है वो कौन है? हर्षवर्धन। तो याद रखने के लिए हमने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। फर्स्ट ये हमारा हिस्ट्री का नोट्स है जो कि हम खुद बनाए हैं और सोचे कि हमारे जैसे और लोग जो तैयारी करते हैं उन्हें थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो गुप्तों के जो गुप्त वंश था, आज वाला गुप्ता नहीं, जो हम लोग बोलते हैं ना साहू जी को गुप्ता, तो ऐसे वाला आज वाला गुप्ता नहीं, ये गुप्त वंश थे जो कि शासक थे। तो उनका जो पतन हुआ उनके बाद भाई किसी का पतन होता है तो उसके साथ एक नया का उदय होता है। इतिहास में तो यही चलता है, या इन जनरल लाइफ में भी कुछ चीज़ें आपको जो खो जाती हैं, जो आपके पास पहले से होता है, तो कुछ अच्छा कुछ बेहतर आपके साथ आता है। उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है। चलिए हम बिना बात बनाए कुछ काम कर लेते हैं। तो गुप्त के पतन के साथ ही कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। इसके उत्तर पश्चिम भाग में पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का उदय 6वीं शताब्दी में हुआ। तो जो 6वीं शताब्दी चल रहा था, यानी कि 500 से लेकर 600 तक की काल में, उस समय की हम बातें कर रहे हैं। अच्छा, कैसे इतना दिन पुराना, लगभग 1500-1600 100 साल पुरानी बातें हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? तो जो इसका जानकारी का स्रोत है ये है हर्षचरित्र। ठीक है, जो कि किसने लिखा? बाणभट्ट। बाणभट्ट कौन था? तो हर्ष जो है हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन जो शासक है इसका एक दरबारी कवि था। ठीक है, बाणभट्ट। संस्कृत में ये लोग लिखा करते थे। तो आपको याद रख लेना है कि हर्षचरित्र नामक रचना से मिलता है। दूसरा, वेनसॉन्ग की एक रचना है CUE, ठीक ना। तो उससे भी जो वेनसॉन्ग है चीनी यात्री, वो हर्षवर्धन के काल में आया था भारत घूमने। ठीक है, और ये ऐसे ही घूमते रहता था इधर उधर, तो इसलिए इसे ना यात्रियों का राजकुमार कहा गया है, क्योंकि ये बेचारा यात्रा पूरा अच्छा से करते थे। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के एवल अभिलेख से भी इन बातों की जानकारी हासिल होता है कि कोई हर्षवर्धन नामक राजा था जो बहुत ही अच्छा राजा था। ठीक है, प्रतापी राजा हम लोग बोलते हैं आज के युग में। तो इस वंश की जो स्थापना है ये पुष्यभूति ने किया था स्वयं। ठीक है, इसलिए इसे हम पुष्यभूति वंश, या चूँकि इसमें हर्षवर्धन और बड़ा ही प्रतापी और बड़ा ही अच्छा राजा हुआ, इसलिए वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। इस वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। इसकी राजधानी थानेश्वर थी। आज थानेश्वर कहाँ पड़ रहा है? तो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में थानेश्वर पड़ रहा है। ठीक है, तो आप जब जाएंगे उत्तर पश्चिम भारत की ओर, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ना हरियाणा में थानेश्वर मिलेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो थानेश्वर है ये किधर है, तो पंजाब हरियाणा की तरफ में है, याद ध्यान में रखना है। इस वंश के जो प्रमुख शासक हैं उनमें से एक शासक थे प्रभाकर वर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश में ही आगे चलकर एक बहुत ही अच्छे राजा हुए, प्रतापी राजा हुए, है ना। वे हुए प्रभाकर वर्धन। ऐसे तो बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। ऐसे तो कहने को मोहम्मद शाह रंगीला भी राजा था, लेकिन वो राजा खाक था। वो आप लोग जानते ही हैं क्या क्या नामों से इन लोगों को बुलाया गया। तो हम उधर नहीं जाएंगे, वो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इधर में हम देखते हैं कि प्रभाकर वर्धन थे ना, ये अच्छे राजा थे। इनके 3 संतान थे। फर्स्ट का नाम था राजवर्धन, सेकंड पुत्री थी, इसका नाम था राजश्री, बहुत अच्छा नाम है, और तीसरा था हर्षवर्धन। ठीक है, तो जो राजवर्धन था ये बहुत ही फर्स्ट बेटा था, बड़ा था, और सेकंड वाली पुत्री थी। तो पुत्री का तो भैया विवाह हो जाता है,
ऑफ कोर्स मतलब ये दूसरे राज्य में चली जाती है, लेकिन जो बेटा था ना वो प्रभाकर वर्धन का फर्स्ट राजवर्धन, तो इन्हीं को बाद में आगे चल के शासक बनाया जाता है। तो प्रभाकर वर्धन के बाद राजवर्धन को किसे शासक बनाया जाता है, किसे बनाया जाता है, राजवर्धन को। याद रख लेना है कि पुष्यभूति वंश का एक इम्पोर्टेंट शासक हुआ प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन का एक 3 संतान था, जिसमें से एक संतान है राजवर्धन, यही आगे चल के राजा बनता है। ठीक है, राजश्री का विवाह, अच्छा जो थानेश्वर है ना, ये थानेश्वर ऊपर में हुआ और उसके जस्ट नीचे है। आगे चलकर जब हम उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करते हैं तो कन्नौज पड़ता है। आज भी उत्तर प्रदेश में कन्नौज है, आज भी हरियाणा में थानेश्वर है। तो यहाँ कन्नौज के राजा से राजश्री का विवाह हो जाता है। अच्छा, ये कन्नौज का जो राजा था इसका भी तो कुछ वंश रहा होगा, तो ये मौखरी वंश के राजा थे। ठीक है, इनका नाम ग्रहवर्मा या ग्रहवर्मन था। ठीक है, ग्रहवर्मन भी कई बार बोल दिया जाता है। तो मालवा के शासक देवगुप्त ने, शशांक राजा था एक गौड़ प्रदेश का, ठीक है, गौड़ बंगाल की तरफ में है, तो वहाँ का एक राजा था शशांक। और शशांक और मालवा, जो गौड़ है और जो मालवा है, ये एक तरफ पड़ता है नीचे की तरफ, तो इनके नज़दीकी था, दोनों में दोस्ती था। शशांक ने चढ़ा बढ़ा दिया देवगुप्त को, और खुद नहीं कर रहा है कुछ भी, देवगुप्त को चढ़ा बढ़ा दिया कि ये जो कन्नौज का राजा है बड़ी शादी विवाह कर रहा है, ये वो दिस्टेट, इसको उड़ा डालो। ठीक है, इसने क्या किया, देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। किसके कहने पे, तो शशांक के कहने पे। अब राजश्री को बंदी बना लिया। जो अब देखो भैया, राजश्री कौन है, तो राजश्री है प्रभाकर वर्धन और राजवर्धन, प्रभाकर वर्धन की बेटी और राजवर्धन की बहन। तो इसके राजवर्धन स्वयं राजा है अभी थानेश्वर की, और उसका जो जीजा है, जो उसका जीजा है, उसका हत्या कर दिया ये देवगुप्त ने। अब देवगुप्त पे राजवर्धन ने क्या किया, चढ़ाई कर दिया, और राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। ठीक है, इसके बहनों को इसने मारा था, तो इसने उसका हत्या कर दिया। देखो, ये सबका जो चालबाज है इसमें मेन ये है शशांक। ये कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन ये चढ़ा बढ़ा रहा है लोगों को। इसलिए ना समाज में भी दूसरे के कहने पे जल्दी किसी काम का एक्शन नहीं लेना चाहिए, उसकी मंसूबा को जानना चाहिए कि ये आदमी आखिर ऐसा क्यों बोल रहा है। राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी, परंतु गौड़ वंश के शासक ने धोखे से राजवर्धन को हत्या कर दिया। उसको बुला लिया अपना दरबार में, बोला कि भैया आओ, जो हुआ सो बात ख़त्म करो, और हम क्या करते हैं, तुमने मेरे मित्र को मार दिया, कोई बात नहीं है, हम दोस्ती कर लेते हैं, हम तुम मिलके, अच्छा जो गया सो तो गया। तो उसको ना अपने राज्य में बुला लिया, किसको, राजवर्धन को। अब ये क्या किया, राजवर्धन को अपने दरबार में ही धोखा से हत्या कर देता है। इसी बीच 606 में फिर अब इसका क्या होता है कि राजवर्धन जो बड़ा बेटा था प्रभाकर वर्धन का, वो तो मारा गया। अब राजकाज कौन चलाए, तो छोटा जो लड़का था हर्षवर्धन, ठीक है, वो 16 वर्ष की उम्र में गद्दी पे बैठता है। ठीक है, 16 वर्ष की उम्र में गद्दी पे बैठता है, 16 वर्ष में यूपीएससी क्लियर। ठीक है, मतलब वो राजा बन गया अपने प्रदेश का। अब आगे देखिए, ये बड़ा ही अच्छा राजा होता है हर्षवर्धन, बहुत रोचक ही इसकी कहानी है, और आगे चल कर के ये बहुत अच्छा राजा बनता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम बात कर लेते हैं हर्षवर्धन की। ठीक है, हम किसकी बात कर लेते हैं, हर्षवर्धन की। एक बार रिपीट करते हैं कि हर्षवर्धन कौन है। तो पुष्यभूति वंश का एक राजा है प्रभाकर वर्धन, उसका ये ना तीसरा संतान है। पहला संतान राजवर्धन था, दूसरा संतान पुत्री है राजश्री, तीसरा संतान है हर्षवर्धन। ठीक है, राजवर्धन की मृत्यु हो चुकी है, राजश्री अभी जीवित है, और इसका राजश्री का पति मारा जा चुका है। देवगुप्त को राजवर्धन ने मार दिया, और राजवर्धन को फिर उसका मित्र शशांक ने मार दिया। किसका मित्र, देवगुप्त का मित्र मार देता है इसको। ठीक है, तो आगे अब जो सत्ता है वो किसके हाथ में आ गया, हर्षवर्धन के हाथों में आ गया। तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का सबसे प्रभावशाली राजा बना। दरअसल इसे प्रभावशाली बनने के लिए बहुत सारी इसके पास चुनौतियां थी। इन चुनौतियों को उसने सॉल्व किया,
इसलिए इसे क्या कहा जाता है, हर्षवर्धन। यह प्रभाकर वर्धन का और यशोमती का पुत्र था। तो प्रभाकर वर्धन इनके पिताश्री का नाम है और यशोमती माताश्री का नाम है। ठीक है, तो ये 16 वर्ष की उम्र में 606 में शासक बनता है। ठीक है, तो जो हर्षवर्धन है ये कब शासक बनते हैं, तो 606 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था, तो 590 ईस्वी में। ठीक है, हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी माना जाता है, कहा जाता है। हालांकि उसके बाद भी कई सारे हिंदू सम्राट रहे हैं, बट इन्हें ना इतिहास के दृष्टिकोण से अंतिम हिंदू शासक बोला जाता है। इसका राज्य कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत पर विस्तृत था। केवल कश्मीर का जो एरिया है आज, वो एरिया इनके अधीन नहीं था, बाकी उत्तर भारत पे इनका कब्जा था। हर्ष का दूसरा नाम शीलादित्य भी है, याद रख लेना है। जो हर्षवर्धन है इनका दूसरा नाम जो है ये शीलादित्य है। पूर्वी भारत में उसे शैव शासक से युद्ध करना पड़ा। ये शैव शासक शशांक है, ठीक ना, ये दूसरा कोई शैव शासक नहीं है। ये बहुत बड़ा शिवभक्त था और ये शशांक से हर्षवर्धन युद्ध करता है कि तू हमारा जीजा जी को, भाई को क्यों मारा। जीजा जी को ही मरवा दिया था, भाई को ही मार दिया। तो इसने बोला कि अच्छा तुमको हल्का में ले रहा है, दिखलाते हैं तुमको, और उसकी हत्या हर्षवर्धन ने कर दिया। तो शशांक बेचारे भी गए। शशांक कहाँ का शासक था, तो ये गौड़ प्रदेश का शासक था। ठीक है, तो दक्षिण की ओर हर्ष के अभियान, अब उत्तर भारत पे तो चूँकि ज़्यादातर जगहों पे इसने कब्जा जमा लिया था हर्षवर्धन ने, क्योंकि जीजा मारा गया था। तो इसने क्या किया, थानेश्वर से अपनी राजधानी को कहाँ लेकर आ गया, थानेश्वर से अपनी राजधानी को कन्नौज की तरफ लेकर आ गया और कन्नौज से ही शासन करने लगा। तो अगर पूछा जाए कि पुष्यभूति वंश में किसने अपनी राजधानी परिवर्तन किया था और थानेश्वर से कहाँ लाया था, कन्नौज, तो हर्षवर्धन ने। ठीक है, तो दक्षिण भारत पे अब कब्जा करने की ओर बढ़ा। दक्षिण भारत का उस समय शासक था राजा पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, याद रख लेना है, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। कहाँ पे युद्ध हुआ, दक्षिण भारत की ओर हर्ष के अभियान को नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य वंश का राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हराकर रोक दिया। मतलब हर्ष जो है, ये जो हर्ष है उत्तर भारत पर कब्जा करने के बाद दक्षिण भारत की ओर बढ़ा। उस समय दक्षिण भारत का शासक चालुक्य वंश का एक शासक था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, उसने इसे हरा दिया। किस नदी के तट पे, तो नर्मदा नदी के तट पे। वही नर्मदा नदी के तट पे युद्ध हुआ था। तो इसकी जानकारी, अब जाहिर बात है हर्ष तो बताएगा नहीं कि हम हारे हैं, तो किसने कहाँ से मिलता है, ऐहोल अभिलेख वर्तमान कर्नाटक के कर्नाटक में मिलता है। ठीक है, वर्तमान कर्नाटक में आपको क्या मिलेगा, ऐहोल का अभिलेख मिलेगा। तो उधर में कन्नूर करके शायद कोई ज़िला है, वहाँ पे ये देखने को मिलेगा। तो एक चीज़ और देख लीजिए, जो पुलकेशिन द्वितीय है ना, इनका जो राज कवि है ये रवि कीर्ति था। कौन था, रवि कीर्ति। अच्छा, एक चीज़ और है, एक बार और राज कवि का वर्णन आया था। तो हर्षवर्धन का जो राज कवि है ये कौन है, तो हर्षवर्धन का जो राज कवि है ये था बाणभट्ट। ठीक है, तो हर्षवर्धन का जो राज कवि है वो है बाणभट्ट और पुलकेशिन द्वितीय का जो राज कवि है ये है रवि कीर्ति। संस्कृत भाषा के अच्छे जानकार थे। तो ऐहोल का जो अभिलेख लिखा गया ये संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। ठीक है, हर्षवर्धन एक विद्वान शासक था, ये खुद भी एक विद्वान शासक था, जिन्होंने प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली जैसे ग्रंथ की रचना किया और ये ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया था। दरअसल ये संस्कृत नाटक है। तो ये जो 3 तरह का है ना, ये तीनों किसने रचना किया, एक बार फिर से हम आपको याद दिलवाते हैं। प्रियदर्शिका, ठीक है, प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी जी को बोला जाता है, तो आप याद रखने के लिए नाम याद रख सकते हैं, प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली। ठीक है, तो रत्नावली की रचना किसने किया है, हर्षवर्धन ने। ठीक है, संस्कृत में लिखा गया था, ये कि नाटक है, कुछ और नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि है ना, ये बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित तथा कादम्बरी की रचना किया।
तो हर्षवर्धन के काल में ना हर्षवर्धन ने 3 ग्रंथ की रचना किया, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, और इसने 2 का किया, हर्षचरित्र और कादम्बरी। ये पूछा जाता है जनरली, जो भी आपको नोट्स में मिलेगा वो पूछे जाने वाला प्रश्न ही मिलेगा। तो हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? बाण भट्ट, हर्षवर्धन के। और इसके कौन है? पुलकेशिन द्वितीय के रवि कीर्ति। याद रख लेना है, नहीं तो परेशानी में पड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भारतीय समाज की जानकारी प्राप्त होती है। इसके शासन काल में मथुरा सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र था। उस समय ना सूती वस्त्र कहाँ बन रहा था? ज़्यादातर मथुरा में। ठीक है, जहाँ कृष्ण जी से जुड़ा हुआ ये स्थान है मथुरा। तो भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ धरती है मथुरा, काशी, ये सब। ठीक है, प्रसिद्ध जगह है उत्तर प्रदेश का। तो हर्ष ने 1611 में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। किस जगह को राजधानी बनाया? 1611 ईस्वी में। ठीक है, कन्नौज को, मतलब हर्षवर्धन ही है जो राजधानी चेंज किए। थानेश्वर से कहाँ ले आए? कन्नौज। क्यों? वहाँ से हर जगह पे अच्छा से शासन किया जा सकता था, इसलिए। हर्ष के काल में चीनी यात्री आया। इसमें एक ना चीन से एक यात्री चला। इस यात्री को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। कब आया था? तो 629 ईस्वी में ये भाई साहब आए थे। इनका नाम है वेनसोंग। ठीक है, भारत यात्रा पर आया। इसने क्या किया? वेनसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। पहले इसने पढ़ा, बौद्ध धर्म की पढ़ाई की अच्छा से। उसके बाद वहाँ पढ़ाया भी, अध्यापन का भी काम किया। जब नॉलेज हो जाता है तो आदमी पढ़ाने भी लगता है। तो वहाँ पे पढ़ा, डिग्री वगैरह लिया, उसके बाद वहाँ पे पढ़ाया भी। बोला हम पढ़ाएंगे, पढ़ाओ। वेनसोंग के समय नालंदा विश्वविद्यालय का जो कुलपति आचार्य थे, इस पर फोकस पॉइंट कर लेना, माइंड में एक स्टार बनाओ और वहाँ पे लिख लो, आचार्य शीलभद्र। क्या नाम है इनका? आचार्य शीलभद्र। देखो भैया, मक्खी से हम परेशान हैं, ये बीच बीच में मक्खी आ जाती है, तो आप इसके लिए हम आपसे सॉरी बोलते हैं इन मक्खियों की तरफ से। वेनसोंग के समय नालंदा विश्वविद्यालय का जो कुलपति था ये आचार्य शीलभद्र थे। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय उस समय जो है ना महायान शाखा की पढ़ाई होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में, अच्छा देखें, जो बेसिकली बौद्ध धर्म का 2 शाखा है, उसमें है एक है महायान शाखा। ठीक है, तो उस समय ना महायान शाखा की पढ़ाई होती थी। वेनसोंग की पुस्तक सी यू की। ठीक है, नाम इसका थोड़ा सा अजीब है, याद रख लेना है, सी यू की। वेनसोंग की पुस्तक क्या है? सी यू की है। इसमें भी इसने ना हर्ष के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखा है। वेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, ठीक है, जो रूल्स रेगुलेशन होता है, नीति होता है ना, उसका ये पंडित था। और वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। ये चीन का था। और क्या क्या इसका नाम है देखो जरा, राजकुमार। किसका? यात्रियों का। घूमता फिरता था, यात्रा करता था। नीति का पंडित, इससे पता चलता है कि बहुत अच्छा आदमी रहा होगा, इसलिए इसे नीति का पंडित कहा गया। वर्तमान के शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वेनसोंग ने हर्ष को वैश्य जाति का बताया। वैश्य जाति का मतलब जो आजकल हम लोग जो व्यापारी वर्ग होते हैं उन्हें वैश्य कहा जाता है। ठीक है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान सामान की खरीद बिक्री करते हैं। आसपास में साहू जी बोलते हैं जिसको हम लोग। ठीक है, तो उन्हें ना वैश्य जाति का बताया। किसने? वेनसोंग ने। वेनसोंग ने हर्षवर्धन के शासनकाल को भारत में चोर और डाकुओं का बोलबाला बताया। मतलब यार, चोर डाकू तो हर काल में होता है, इसने लिख दिया होगा। ऐसे थोड़ी है कि चोर डाकू आज नहीं है, आज भी है। आज बड़े हैं, रूपांतरित हो गए हैं। ज़्यादातर चोर डाकू आपको दिल्ली में मिलेगा। ऐसे मेरा इशारा समझते होइएगा आप सब। तो हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को मानता था। ठीक है, महायान संप्रदाय का ही। अच्छा, एक बात और है, जो हर्षवर्धन है ना, इसे बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए या बौद्ध धर्म के बारे में अच्छा से किसने बताया? वेनसोंग ने ही बताया। और उसने महायान की पढ़ाई की थी कहाँ से? विश्वविद्यालय से। तो उसने हर्षवर्धन को ही बोला कि भैया बहुत अच्छा चीज़ है, आप भी मानो, इसे फॉलो करके देखो। तो हर्षवर्धन ने भी क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया।
हर 5 वर्ष पर प्रयाग में, ठीक है, आज जो प्रयागराज जहाँ पे महाकुंभ लगा है ना, वहाँ प्रयागराज में ये स्टार्टिंग इसने ही किया था शायद, ठीक है। तो हर 5 वर्ष पर प्रयाग में एक धार्मिक सभा का आयोजन करता था। इस धार्मिक सभा को महामोक्ष परिषद क्या कहा जाता है? महामोक्ष परिषद। मतलब ये ऐसा परिषद था, परिषद का मतलब सभा, ठीक है। तो इसने ना आयोजन करवाता था हर 5 वर्ष पे, फिर मक्खियाँ सॉरी, तो है ना 5 वर्ष पे क्या करता था, एक आयोजन करवाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। इसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का सम्मेलन कन्नौज में हुआ, ठीक है। कन्नौज में, जहाँ इसकी राजधानी थी, किसकी? हर्ष की। तो हर्ष ने कन्नौज में बौद्ध धर्म का एक सम्मेलन भी करवाया, जिसे 5वीं बौद्ध सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मेलन में बौद्ध भिक्षुओं को काफ़ी दान दिया था। तो जो भी बौद्ध भिक्षु थे उन लोगों को इन्होंने बहुत सारा दान दिया था, रुपया, पैसा, धन दौलत, गाय, सोना, ये सारी चीज़ें राजा दान किया, ठीक है। एक बात और जान लें कि जो आज जो महाकुंभ लग रहा है, इसका इतिहास में से माना जाता है कि ना शुरुआत यही हर्षवर्धन ने करवाया था। अब हम देख लेते हैं हर्षवर्धन के प्रशासन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो हर्षवर्धन थे, इनके प्रशासन कैसा था, मतलब ये अपने राजकाज कैसे चलाते थे। तो हर्ष के प्रशासन में युद्ध व शांति का अधिकारी अवंती था, ठीक है। अवंती नाम है, ठीक है, कुछ नहीं है, एक आदमी का नाम है। तो अवंती क्या था? युद्ध और शांति का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी भी थे, जैसे सिंहनाद सेनापति को कहा जाता था, कुंतल, ठीक है, सेनापति था। तो जो कुंतल था वो अश्व सेना प्रधान था। स्कंदगुप्त हस्त सेना का प्रधान था, ठीक है। सामंत महाराज, ये सारे मतलब इनका प्रशासनिक नाम यहाँ पे दिया गया है। नागरिक प्रशासन का प्रमुख था, ठीक ना, सामंत। तो हर्षवर्धन काल में इसको 2-3 बार 4 बार आप याद करेंगे तो हो जाएगा। सिंहनाद मतलब सेनापति, कुंतल मतलब अश्वसेन का प्रधान, कुंतल मतलब अश्वसेन का अश्वसेना का प्रधान। अश्व मतलब घोड़ा, तो जो घुड़सवार सैनिक होते थे उसका ये प्रधान था कुंतल, ठीक है। सॉरी, आगे देखिए, स्कंदगुप्त, ठीक है, ये हस्त सेना का प्रधान है। आगे सामंत महाराज, सामंत महाराज नागरिक प्रशासन का ये प्रमुख होता था। लोगों को कैसे कंट्रोल में रखना है इसका, ठीक है, लोगों की समस्याएं को कैसे सुनना है, कैसे निपटान करना है, इस तो ये 4 है। और एक ऊपर है युद्ध और शांति का अधिकारी, 5 है टोटल, इसे याद कर लेना है। हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि इस तरह का चीज़ जो होता है ना जल्दी याद नहीं होता है, तो बार बार पढ़ के इसे याद कर लेना। हर्षवर्धन में कारा एक प्रकार की क्या था, तो भूमि चार्टर था। वेनसोंग ने हर्ष की सेना को चतुरंगिनी कहा है। वेनसोंग ने कैसा सेना कहा है? चतुरंगनी, ठीक है, समझ में आ गया। तो याद रख लेना चतुरंगनी सेना। ये अयोध्या में भी चतुरंगनी सेना था भगवान राम के काल में। महाभारत में भी इस तरह की सेना का वर्णन मिलता है, हर्ष काल में भी मिलता है। किसने बोला है? वेनसोंग ने, ठीक है। तो हर्ष की 2 तांबे की मुद्रा नालंदा और सोनीपत से मिला है। सोनीपत और नालंदा से 2 तांबे का मुद्रा मिला है। नालंदा की जो मुद्रा है उस पे श्री हर्ष नाम लिखा गया है और उसे महेश्वर सार्वभौम महाराज धीराज भी कहा गया है। किसको? तो हर्षवर्धन को। अगर कहीं पे पूछ दिया गया कि माहेश्वर किस राजा को कहा गया, सार्वभौम या महाराज धीराज की उपाधि किसने धारण किया था, तो हर्षवर्धन ने, ठीक है। सोनीपत की मुद्रा पे नंदी महाराज का चित्र मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये पहले ना शिव भक्त था, बाद में क्या बन गया? बौद्ध बन गया। तो हर्षवर्धन 641 ईस्वी में अपना दूत चीन भेजा। इसने 641 ईस्वी में अपना दूत जो था कहाँ भेजा? चाइना देश, ठीक है, आज जिससे अपनी बनती नहीं है उसके पास भेजा था दूत। तो 643 से 645 ईस्वी के बीच ना फिर से चीन भी भारत की तरफ, चीन से भी एक दूत आया भारत, ठीक है।
हर्षवर्धन को वेनसोंग ने बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख किया, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। हर्ष का निधन 647 ईस्वी में हो गया, यानी कि 41 वर्षों तक इसने शासन किया। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी जो था ना, इसका नाम था अजून। ठीक है, अजून नाम था इसका। तो अजून नामक एक स्थानीय अधिकारी का वर्णन मिलता है। पहले अधिकारी रहा होगा, राजा मर गया होगा, तो राजा के बगल में बैठने वाला राजा बन जाता है, ये बात है। नेता के बगल में जो बैठता है आजकल, उसे भी लोग नेताजी नेताजी कहने लगते हैं, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि कुछ काम ना चाटुकारिता से भी हो जाता है आजकल समाज में। तो ऐसे ही चल रहा है समाज आजकल, जो प्रशासन व्यवस्था है। तो शशांक की मृत्यु ना 1616 ईस्वी में हुई थी। इसकी मृत्यु नहीं हुई थी, हत्या हुई थी। ठीक है, किसने मारा था? हर्षवर्धन ने। कंफ्यूज मत रहिएगा, 1616 में इसको भेज दिया, खुद 1641 में गया, 47 में गया, और टोटल 41 वर्षों तक इसने शासन किया। ठीक है, तो शशांक ही था जो बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था। ये बहुत ही थोड़ा सा अजीब किस्म का आदमी था, इसकी ना बौद्ध धर्म वालों से बनता नहीं था, तो इसलिए इसने ऐसा किया। आगे देखिए, शशांक आगे है कि कुंभ मेले की शुरुआत करने का श्रेय हर्षवर्धन को जाता है। गुज्जरों को हर्षवर्धन ने ही पराजित किया था। वेनसोंग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। राजवर्धन द्वितीय की उपाधि क्या थी? परम सौगात थी। ठीक है, तो परम सौगात की उपाधि किसने धारण किया था? तो राजवर्धन द्वितीय, जो कि हर्षवर्धन का भाई और प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा आपके लिए, आपकी तैयारी में। तो हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह की आगे चाहते हैं कि और वीडियो हम डालें, तो प्लीज़ कमेंट में आप अपना विचार रखें। थैंक यू।